Good morning, everyone. Good morning, everyone. Okay, let us start with the homework. Okay, homework दिया गया था कुछ. Everybody, what was the homework given? Exercise 2 था. Exercise 2 था. Okay, done. Exercise 2 था या exercise 3 था? What was it? Exercise 2 था या 3? 3 ना? 2 तो I think it was given last class, right? Exercise 3 must have been the homework. Exercise 3 में क्या क्या दिया था? सब तो नहीं दिए थे, right? Doubt. Okay. Question number बताइए. जो आपको डाउट है. Exercise 3, question number. Okay, 1. Equivalent weight of N2 in the change. देखो, equivalent weight of N2 in this change. N2 is getting converted into 2NH3. ये 0 है, right? और ये कितना आ गया? -3. तो N2 ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए everybody? Everybody, N2 ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? देखो तो, चेंज देखो. चेंज हो गया -6. तो अब बताओ इसका n फैक्टर क्या आया? 6 आया. तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 28/6. इज दैट क्लियर? Okay, so that is your answer. Next question, please. Next question 4. The equivalent weight of KMnO4 when it is converted into MnSO4. ठीक है. KMnO4. अच्छा ठीक है. I'll come to the second one as well. ठीक है, second one की बात कर लेते हैं. अल्कलाइन मीडियम में इस तरह से रिएक्शन करता है ये KMnO4 plus 2KOH. It gives, एक सेकेंड, it gives क्या देता है ये? 2K2MnO4 plus H2O plus nascent oxygen O. ओके. अब देखो क्या है. यहाँ पे साइन फैक्टर कितना आएगा? सी, KMnO4 यहाँ पे +7 में है और यहाँ पे क्या है एवरीबॉडी? +6 में ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो चेंज कितने का हो रहा है? एवरीबॉडी, चेंज कितने का हो रहा है? 1. तो एन फैक्टर क्या हुआ इसका? 1 हुआ ना. एन फैक्टर 1 हुआ. तो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? मोलर मास अपॉन 1. तो मोलर मास निकालो इसका. मोलर मास निकालना है तुम्हें. 39 प्लस 16 इंटू 4 प्लस mn का मास बताओ. 55 के आसपास होता है. ठीक है, 55 के आसपास. तो एक कैलकुलेट कर लो. फाइन. Okay, is that clear? So that way you can get the answer as well. Now coming to the fourth question. KMnO4 जो है, it is converted into MnSO4.
दिस इज प्लस। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर उसमें NF2 आना चाहिए ना? क्या n फैक्टर? N फैक्टर 2 आना चाहिए ना क्यों? सर? क्योंकि 2 मोल है ना KMnO4 का। अरे भाई, ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। 2 बच्चों ने 4 चॉकलेट खा लिए, तो क्या एक बच्चे का n फैक्टर 4 हो गया? एक ने 2 ही खाए ना, तो 2 ने 2 ट्रांसफर किए, तो एक ने कितने किए? एक के लिए निकालते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ हम एक पर्टिकुलर ओके। मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। ठीक है, फाइन। अभी इसकी बात कर लेते हैं। KMnO4 में Mn जो है, दिस इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कन्वर्ट हो रहा है MnSO4 में, तो ये चला गया +2 में। तो अब बताओ n फैक्टर क्या है? एवरीबॉडी, व्हाट इज n फैक्टर बताओ? 5 है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास m/5 होगा। मुश्किल है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। अच्छा हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10th मैंने होमवर्क दिया है। एवरीबॉडी 10th मैंने होमवर्क दिया था क्या? अच्छा ठीक है, उसके पहले कोई क्वेश्चन? 5 ओके। द वैल्यू ऑफ n, देखो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, MnO4 माइनस +8H प्लस n इलेक्ट्रॉन gives Mn2 plus 4H2. So this, you want me to scroll up? और ऊपर स्क्रॉल करो। ओके, राइट डाउन। डन। ओके, MnO4 माइनस जो है, दिस इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और Mn2 प्लस जो है, इट इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? एवरीबॉडी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये बताओ? 5। तो n फैक्टर क्या हो, यहाँ पर n तो 5 ही हो जाएगा ना, ये तो इजी है। फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। 6 में K का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6।
6 की बात कर रहे हो? The equivalent weight of MnSO4 is half its molecular weight when it is converted into. देखो ये +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 होना चाहिए, राइट? तो अब देखो Mn2O3 में क्या है? Mn2O3 में इट इज +3। Mn+2 कैसे आया? अरे SO4 2- होता है ना, तो ये 2+ होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो Mn2O3 इस तरह से यहाँ पे प्लस हो गया। MnO4 माइनस +7 है, MnO2 +4 है, और MnO4 2- +6 है। तो बताओ चेंज 2 का कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है ना। इज दैट क्लियर? सो द आंसर शुड बी सी। ठीक है, कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्या एन फैक्टर? कोफिशिएंट से क्या मतलब है हमें? एवरीबॉडी, कोफिशिएंट का कोई रोल है यहाँ एन फैक्टर 1 के लिए? बताओ। नहीं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं बस। डन एवरीवन? एवरीबॉडी डन और नॉट? कैन आई मूव अहेड? मेरे को कुछ बोलता ही नहीं। सिद्धेश रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सर क्या पूछ रहे हो? सब मॉलिक्यूल्स ने टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर किया, उसी से कोफिशिएंट से पता चलेगा। टोटल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के फैक्टर का कोफिशिएंट थोड़ी पता चलेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल के लिए थोड़ी होगा। किसी ने 8 पूछा था, राइट? हाँ, तो 8 पहले कर लेते हैं। देखो NaOH है, ये रिएक्ट करेगा H3PO4 के साथ, फिर बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2O, राइट? NaOH plus H3PO4 will form NaH2PO4 plus H2O। अब इस केस में बताओ, एवरीबॉडी इस केस में बताओ क्या होगा इन फैक्टर? तुम्हें क्या लगता है? H3PO4 का इन फैक्टर क्या है? कितना चार्ज रिप्लेस हुआ बताओ? 1 हुआ ना। देखो तो एक ही H प्लस रिलीज कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर तो 1 ही हुआ। एवरीबॉडी, एन फैक्टर तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 1 हो रहा है। अरे मैंने बोला था कि रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कितने H प्लस रिलीज कर रहा है। वो तो हम टोटल की बात कर रहे थे ना कि H3PO4 ट्राई बेसिक होता है, बट इस रिएक्शन में तो एक ही रिलीज कर रहा है, तो क्या हम 3 बताएंगे? एवरीबॉडी, हमने ये बात करी है ना कि एन फैक्टर इज रिएक्शन डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन 9 किसी को डाउट था? किसी ने पूछा था 9? ओके फाइन। तो देखो अब SO2 जो है इट इज रिएक्टिंग विथ 2H2S and it is producing 3S plus 2H2O. This is plus 4 minus 2 0 minus 2. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें बताओ? द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे बताओ? एवरीबॉडी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? अरे कोई नहीं बताएगा। SO2 ना, द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसका एन फैक्टर समझ में आ रही है बात सबको? 4 है। मोलर मास कितना होता है इसका? 64। तो 64 डिवाइडेड बाई 4 इज 16। क्लियर है? सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई 4 इज 16। आगे बढ़ जाए। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? Okay. Question 10. Equivalent mass of MnO4 minus in acidic, basic and neutral medium. अच्छा देखो, एक रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का N फैक्टर 5 होता है। ये भी कराया नहीं था बट मैंने होमवर्क दिया था ये। सारे क्वेश्चंस तो नहीं दिए थे। न्यूट्रल है या फिर फेंटली अल्कलाइन है? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन। और हम बात कर लेते हैं बेसिक की। तो देखो अलग अलग एन फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका एन फैक्टर 5 है, इसका 3 है और इसका 1 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? E m/5 m/3 m/1। ये तो रिएक्शन डिपेंडेंट है ना, ये आपको याद ही रखना होगा। इसका रिएक्शन इस तरह का होता है, डी ब्लॉक में होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, डी ब्लॉक में इनके रिएक्शंस, यू विल गेट दैट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या, रेशियो क्या आ जाएगा? अरे बोल तो रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होगा ये तो रिएक्शन से पढ़ोगे ना डी ब्लॉक में। ठीक है, इसको रहना ही दो फिर, लीव इट। तो ये रेशियो क्या आ रहा है बताओ? दिस इज कमिंग आउट टू बी 5। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 3 सो विल गेट 5। ठीक है ना, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एवरीबॉडी तुम्हें क्या मिलेगा? 3:5 इज टू क्या? 15। ये आएगा आंसर। आंसर इन्होंने जो भी दिया है 3:5:15 ही आएगा आंसर। हाँ नहीं नहीं गलत है, 10 का आंसर डी दिया है, तो दैट इज रॉन्ग। अरे देखो एवरीबॉडी, जिनको रिएक्शंस में दिक्कत हो रही है तो रिएक्शन का टेंशन मत लो, रिएक्शन तो तुम डी ब्लॉक में ही पढ़ोगे ना, इन फैक्टर वहीं से आता है। तो एसिडिक, बेसिक और इस टू न्यूट्रल लेना है। अच्छा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ये लेना है क्या? एक सेकेंड, है ना। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हमने क्या किया है? एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक का निकाला है। ओके ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो आएगा तुम्हारा 3, तो फिर चेंज कर लो ना एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल का। हमारा आया है ये देखो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक का आया है हमारा 5 3:5
3:15 और इसमें पूछा है क्या एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, तो 3:15:5 आएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 3:15:5 आएगा। फाइन, अरे कुछ तो बोलो, ऑप्शन नहीं है, टेंशन मत लो। एक्चुअली में देखो क्या है, इसमें एक चीज हो सकती है, यदि तुम इसका सोल्यूशन चेक करो ना, तो एक होता है एसिडिक, नहीं, ऐसा एक चीज सोल्यूशन में रुक जाओ, एसिडिक होता है, बेसिक होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो कई जगह पे अलग अलग केसेस हैं, जैसे कई बुक्स में ना कुछ केसेस में एसिडिक में तो 5 होता है, ये पक्का है, और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में, 3 होता है। बट बेसिक जो है उसमें यदि थोड़ा सा बेसिक हो ना, तो उसमें 3 बताते हैं, तो इन्होंने 5 3 3 पे आंसर निकाला होगा तो डी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है एवरीबॉडी, एक चीज ध्यान दो, यदि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता है तो KMnO4 के रिएक्शंस यदि तुम क्लास 12 में पढ़ोगे तो 5:3:1 आता है इन फैक्टर। बट यदि हल्का सा फेंटली अल्कलाइन तुम कंसीडर करोगे तो उसमें इन फैक्टर 3 ही आएगा। तो इन्होंने जो 3 5 5 दिया है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए नहीं दिया है, यहाँ देख रहे हो, न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में फेंटली अल्कलाइन के लिए दिया है। देखो मैं रिएक्शंस तुमको एक जनरल बता देता हूँ। KMnO4 के जो रिएक्शंस हैं यू विल स्टडी इन क्लास 12th। वो अभी रिएक्शंस की बात तो मत ही करो क्योंकि वी कांट डिस्कस द सेम। आई विल जस्ट टॉक अबाउट n फैक्टर्स। स्ट्रांगली बेसिक है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तुम्हारे पास, ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो n फैक्टर 1 ही होता है, p ब्लॉक में नहीं, d एंड f ब्लॉक, ठीक है। अरे ये रिएक्शन होते हैं उससे निकाल रहे हैं, बार बार पूछ रहे हो तुम लोग। n फैक्टर रिएक्शंस के ऊपर होता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके ऊपर होता है। सो दैट इज व्हाई आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये रिएक्शन तुम डी ब्लॉक में ही पूछो पढ़ोगे, इसको अभी नहीं पूछना चाहिए था इन्हें, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन है इसलिए आई एम टेलिंग यू, हर के रिएक्शन जो होती है ना वो पर्टिकुलर अलग अलग ब्लॉक्स में आती है। तो इस केस में इसका जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर ब्लॉक में आएगा, बट इस जगह पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कैसे कर सकते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में 5 दिया है, ठीक है। 3 n फैक्टर होता है न्यूट्रल में भी और फेंटली अल्कलाइन में भी। फेंटली अल्कलाइन मतलब समझते हो? Everybody, do you understand what is faintly alkaline? Everybody please respond in the chat box. Faintly alkaline मतलब pH 9-10 के आसपास, और strongly basic मतलब pH 13-14 के आसपास, ठीक है। तो न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन दोनों में फैक्टर 3 होता है। तो मुझे जो आंसर लग रहा है इन्होंने 5:3:3 दिया है, वो इसके बेसिस पे दिया है। इन्होंने फेंटली अल्कलाइन वाला पकड़ के यहाँ भी 3 दिया है, स्ट्रांगली बेसिक में 1 होता है, तो इसलिए इनका आ रहा है क्या आंसर, देखो ये आएगा E/5, ये भी आएगा E/3 और ये भी आएगा E/3। तो इन्होंने इसके बेसिस पे आंसर कर दिया है। तो अब तुम देखोगे एसिडिक में रेशियो निकालोगे E/5, और फिर बोला है बेसिक में तो ये E/3, और फिर न्यूट्रल में तो ये E/3 ही हो जाएगा। तो अब तुम देखोगे तो क्या आएगा पता है, अब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:5:5 आएगा। तो ये स्ट्रांगली बेसिक में कंसिडर नहीं किए हैं ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजें जो है रिएक्शन डिपेंडेंट है। आप एक सर्टेन स्टेज में जब इनके रिएक्शंस पढ़ोगे उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स में, तो तुम आंसर कर सकते हो। अभी बेसिक को स्ट्रांगली बेसिक होता है, उसमें n फैक्टर 1 शो करता है। ओके, और कुछ होमवर्क था?
तो देखो अभी तक आई थिंक वी वर कैलकुलेटिंग n फैक्टर्स, राइट? अलग अलग केसेस में हम लोग n फैक्टर्स निकाल रहे थे। किसी को कोई दिक्कत था उसमें? ओके, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी n फैक्टर के ऊपर ही, ठीक है? विल टेक अप मल्टीपल एग्जांपल्स कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं। फाइन, अब जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये CRI3 है, ठीक है भावेश, वेलकम टू इट। CRI3 है, it is getting converted into Cr2O7 2 minus plus IO4 minus, ठीक है? इसमें CRI3 का n फैक्टर निकालिए। Everybody, what do you think is the n factor of CRI3? Everybody is saying 3. क्या लगता है तुम्हें आंसर 3 है? आंसर 3 नहीं है, पहले तो बात हुई है। देखो +3 -1, this is +6, fine, and this is +7. Sarayu, your answer is correct, it is 27. Very good. तो अब जरा देखो, ये 3 से 6 में जा रहा है और ये -1 से +7 में जा रहा है, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना। तो n फैक्टर क्या आया? 6 - 3 into 1 plus 7 minus -1 into 3, यानी 3 plus 24, 27 आएगा आंसर। Sarayu is the only student who has answered correctly. अरे तुम लोग अभी भी इसका मतलब n फैक्टर में उतने कंफर्टेबल नहीं हुए। तुम्हें देखना है ना कि कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब कुछ कंसिडर करना है। जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज आ रहा है, यू नीड टू कंसिडर एवरीथिंग, राइट? अरे अभी भी लोग परेशान है, 2 एटम्स 4 एटम्स। अरे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि जब हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात करते हैं और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मिला करके जितने ट्रांसफर करेंगे, जैसे 2 मिला के 54 ट्रांसफर करेंगे, राइट? 2 यूनिट CRI3 के 54 ट्रांसफर करेंगे, तो एक का निकालना है ना आपको। ये बात अभी तक नहीं चमक रही है सबको? एवरीबॉडी, ये बात अभी तक नहीं चमक रही है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास CRI3 यदि 2 यूनिट भी है तो तुम्हें एक के लिए ही निकालनी है। ये ऐसा कौन सा बहुत बड़ी चीज है यार? एक रिएक्टेंट जिसके लिए आपका पूछा जाए उसके लिए तो निकालना है। अब यदि मैं 10 कोफिशिएंट रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक के लिए निकालना है तुम्हें। 10 भी लिख दूंगा तो भी तुमको एक के लिए निकालना होगा। एन फैक्टर का मतलब यही होता है ना कि एक पर्टिकुलर यूनिट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, एक अलग केस देता हूं मैं। दिस इज अनदर केस, दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली। मान लो तुम्हारे पास है 3Mn2 प्लस 3Mn2 प्लस नहीं 3Mn प्लस 7 कर लेता हूँ। 3Mn plus 7 gets converted into 2Mn plus 4 and Mn plus 2.
तो बताओ इसका n फैक्टर क्या आएगा, Mn7 का +7 का n फैक्टर क्या आएगा? इनफैक्ट सारे का निकाल सकते हो, पहले इसके स्टार्ट करो। अब ये तो अजीब सा लग रहा होगा, अब इसमें क्या करोगे? देखो जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ +7 से +2 जो है ये रिडक्शन है, और ये है +7 से +4 भी रिडक्शन है, तो दोनों तो रिडक्शन ही है ना, ये समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी, दोनों रिडक्शन ही है ना। तो अब तुम ये बात देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कितना रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कितना रहा है बताओ? 2 - 7 × 1 +4 - 7 × 2 है ना, तो ये आएगा -5, और ये आएगा कितना, -6, यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन गेन किया 3 एटम से। तो एक ने कितना किया, 11/3। समझ में आया इसका फैक्टर 11/3 होगा? एवरीबॉडी ये समझ में आया या नहीं आया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अरे देखो दो एटम +4 में जा रहे हैं और एक एटम +2 में जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? दो एटम जो है वो +4 में जा रहे हैं, और हाँ अनम्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें तो हमने फिर कोएफिशिएंट कंसीडर किया ना? हाँ क्योंकि 1 यूनिट के लिए निकाला है। सर फिर ऐसा कैसे, हमने 1 यूनिट के लिए निकालना है तो इसमें भी कंसीडर नहीं करेंगे ना कोएफिशिएंट को? नहीं, कोफिशिएंट को कंसीडर हम लोग नहीं करते थे, बिकॉज हम 1 यूनिट के लिए ही निकालना चाहते थे ना। कोफिशिएंट कंसीडर करना या ना करना हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमें 1 यूनिट के लिए निकालना है। समझ में आ रही बात? जैसे 2 कोफिशिएंट रहता था तो हम 1 यूनिट के लिए निकालते थे, इसलिए कंसीडर नहीं करते थे। 3 कोफिशिएंट रहेगा तो हम 1 यूनिट के लिए निकालेंगे, इसलिए कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर ये कंपाउंड ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये एक स्पेशल केस है। समझ में आ रही बात? सर फिर ऐसा कैसे, मतलब फिर तुम ये अभी पता है एक्सेप्शन तो है क्या कि दिक्कत, कोई एक्सेप्शन नहीं है ये, तुम कंसेप्ट को रटने के जैसा सोच रहे हो कि कब कोफिशिएंट कंसीडर करना है, कब कोफिशिएंट कंसीडर नहीं करना है। ऐसा कोई रूल होता ही नहीं कि कोफिशिएंट कंसीडर करना है या नहीं करना है। एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है ये बताओ? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, यही ना? हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ ये लिखा है कि कोफिशिएंट कंसीडर करो या कोफिशिएंट कंसीडर ना करो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर फिर इसमें क्यों ऐसा किया कंसीडर? तो अरे हमें तो ये निकालना है ना कि एक पर्टिकुलर यूनिट ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, यही है ना। अरे जैसे मान लो कुछ कंपाउंड ऐसा है जो कि फिक्स्ड रिएक्शन देता है, जैसे एक बच्चा है जो डेली जाएगा बाजार और 4 समोसे खाएगा, ठीक है, और उसका फिक्स है डेली 4 ही खाएगा, ठीक है। तो वैसे हाँ 2 बच्चे जाएंगे तो 8 खा जाएंगे, तो उनका इन फैक्टर फिक्स है कि वो 4 ही खाते हैं, तो 4 है उनका इन फैक्टर, ठीक है। हाँ बट सर, दूसरा बट बच्चा, ऐसा फिर सुन तो लो पूरा एग्जांपल है, दूसरा बच्चा ऐसा है कि कभी बाजार जाके 2 खाता है, कभी 3 खाता है, कभी 4 खाता है, तो कभी 2 कभी 3 कभी 4, तो उसके लिए तो हमको एवरेज निकालना पड़ जाएगा ना। हाँ 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 तो उसी केस में यहाँ पे ये दो अलग अलग टाइप के रिडक्शंस दे रहा है, वो भी सेम एलिमेंट।
तो इसके लिए एवरेज निकाल लिया हमने, बस इतना ही कंसेप्ट है। कोफिशिएंट कंसीडर करना या ना करना, डोंट टेक इट एज ए रूल, ऐसा कोई रटने लायक चीज है ही नहीं यहाँ पे। बेसिक यहाँ बात ये है कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है। इज दैट क्लियर? तो फिर ऐसे हम पहले वाले रिएक्शन में फिर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते थे? उसमें भी हम ऐसे ही दो, इसमें मतलब अगर दो होता तो हम कंसीडर नहीं करते थे। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 यूनिट के लिए निकालो, फिर 1 के लिए निकालो डिवाइड करके। टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुम 10 है तो 10 से डिवाइड कर लो, फिर 1 के लिए निकाल दो, सेम ही आएगा ना फिर भी। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वैसे क्यों नहीं किया? यहाँ इसलिए ऐसे नहीं किया क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के रिडक्शंस हो रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस अलग अलग है ना, एक ही एलिमेंट अलग अलग तरह से रिड्यूस हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? अरे भाई देखो कॉन्सेप्ट बस इतना है, एन फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक यूनिट ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। अरे जैसे मान लो एक बच्चा कई बार क्या होगा, अलग अलग टाइप का उसका मूड रहता है, किसी दिन गया समोसा उसको खाया ही नहीं, उसका मन नहीं किया, तो किसी दिन नहीं खाता है, तो एवरेज उसका ट्रेंड समझो और उसको देखो क्या एन फैक्टर क्या है। मान लो मंडे को बाजार गया वो बच्चा समोसा खाया ही नहीं, ट्यूसडे को गया 2 खा लिया, फिर नेक्स्ट डे गया 3 खाया, फिर नेक्स्ट डे गया 4 खाया, फिर नेक्स्ट डे गया खाया ही नहीं, फिर इस तरह से। तो तुम्हें यदि पूछा जाए कि एवरेज वो बच्चा जाएगा मार्केट में तो कितना खाएगा, तो यदि उसकी वेरिएबल है तो तुमको एवरेज निकालना होगा, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? और यदि कोई फिक्स्ड है, यदि फिक्स्ड है तो फिक्स निकालो, वेरिएबल है तो वेरिएबल निकालो। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए निकालते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है कि कोफिशिएंट कंसीडर करना है या नहीं करना है। मैंने तो कोफिशिएंट वाली बात कभी नहीं बोली तुम्हें, मैं यही बोल रहा हूँ कि एक यूनिट के लिए निकालना है। यदि फिक्स्ड रिएक्शन में फिक्स्ड चेंज हो रहा है तो फिक्स्ड निकालो, अलग अलग चेंज हो रहा है तो एवरेज निकालो, ठीक है? हाँ बोलो, तुम्हें और कुछ बोलना है? बट इतना क्लियर नहीं हो, ऐसा क्लियर ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर तो यार इसमें इतना ही है, दिस इज द ओनली कांसेप्ट कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट, और यदि वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। तुम किस बात को लेकर कंफ्यूज हो, तुम ये बता सकते हो? सर ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर हम हर बार नहीं करते तो इसमें ऐसा अलग क्या हो गया कि हमने मल्टीप्लाई? क्योंकि अलग अलग टाइप के रिएक्शंस दे रहा है, एक ही रिएक्टेंट दो अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, यही रीजन है और कुछ नहीं। ओके ओके। इस रिएक्शन को यू कैन राइट इट लाइक दिस, जैसे तुम्हें समझाया एक बच्चा किसी दिन 2 खा गया समोसा, किसी दिन 4 खा गया, जैसे ये रिएक्शन है ना, 3Mn plus 7 is getting reduced into Mn, let's say 2Mn plus 4 and Mn plus 2. So don't you think we can write it like this? Mn plus 7, just a minute. Mn plus 7 plus 2Mn plus 7 gives 2Mn plus 4 plus Mn plus 2. तो ये रिडक्शन है इन फैक्टर 5 हो जाएगा, और ये रिडक्शन है इन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो एक बार ये दिया, दूसरी बार ये दिया, तो अलग अलग रिएक्शंस दे रहा है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा तुम्हें। दैट इज हाउ इट इज। फाइन, किसी को डाउट है इसमें? हाँ एवरेज बोलो। कैसे निकाला? एवरेज कहाँ एवरेज निकाला? बता रहा हूँ ना, देखो टोटल कैसे निकालोगे एवरेज। 2 minus 7, या अभी यहाँ पर देखो चेंज 5 है और यहाँ पर चेंज 3 है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? 5 into 1 plus 3 into 2 divided by number of atoms 3, तो ये कितना आ रहा है? 11/3, एवरेज ही तो है। ओके सर, तो इसमें इन फैक्टर 11/3 ऐसे। हाँ एवरेज आना है इस केस में। हाँ हाँ ठीक है, समझा। इसका इन फैक्टर बताओ, इसका क्या है और इसका क्या है?
एवरीबॉडी Mn+4 का n फैक्टर क्या है? Mn+4 का 3, अरे ये 5 है, 5 आयुष, ये 5 9/3 कैसे आ रहा है यार? ये तो 5 है ना। इसका n फैक्टर क्या है? 3 है, और इसका n फैक्टर क्या है बताओ? 5 है। इज दैट क्लियर? इनके फिक्स्ड है, तो n फैक्टर को रटने लायक कोई चीज मत समझो। एवरीबॉडी रिटर्न। तो n फैक्टर को रटना नहीं है कि कोफिशिएंट कंसीडर करना है या नहीं। n फैक्टर का बेसिक डेफिनेशन यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या फिर एक्सचेंज्ड बाय 1 यूनिट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो यदि फिक्स्ड रिएक्शंस हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? फिक्स्ड रिएक्शंस हो रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लोगे, और यदि अलग अलग टाइप के रिएक्शन दे तो तुम उस केस में क्या करोगे? एवरीबॉडी, उस केस में क्या करोगे? एवरेज निकालोगे। तुम्हें कैसे समझेगा कि एवरेज निकालना है या नहीं? अरे यहां पर तुम्हें दिख रहा है ना कि एक ही रिएक्टेंट अलग अलग तरह से रिड्यूस हो रहा है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अलग अलग टाइप का रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो रहा है, तो तुम्हें ऐसे समझेगा। दैट विल हाउ यू विल अंडरस्टैंड। डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज़ द कोएफिशिएंट इज 3। रिएक्शन तुम देखोगे या बिना रिएक्शन देखे ही निकालोगे? रिएक्शन देखोगे ना कि क्या हो रहा है। Mn+4 का 3 कैसे निकाला? अरे 7 से 4 चेंज इज 3। 7 से 3 आया तो चेंज कितने का? 7 से 4 आया तो चेंज कितना है? हाउ इज द चेंज? हाउ मच इज द चेंज? 3. So that is how we are looking at it. Okay, can we proceed now? पहले वाले मेथड से सेकेंड पार्ट बताया है। पहले वाले मेथड, अरे सेम ही मेथड है दोनों में। क्या किया यहाँ पर? टोटल 11 निकाल के 3 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर उसको अलग अलग स्प्लिट करके दिखाया मैंने। सेम ही चीज तो है। बिना डिवाइड करे कैसे करोगे? 11 का चेंज है, 3 आइटम है, तो 11/3 आएगा सीधा। बिना डिवाइड करे कैसे करोगे? 3 यूनिट्स के लिए निकालना है, 11/3 करेंगे ना। Mn+4 का तो बिना डिवाइड किए निकाल रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप का रिएक्शन दे रहा है। इज दैट क्लियर? अरे वो तो एक ही टाइप का ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है ना, ये इसके लिए क्या जरूरत है एवरेज निकालने का? देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, एन फैक्टर का मतलब यही होता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एक यूनिट। यदि फिक्स रिएक्शन दे रहा है तो फिक्स निकलेगा, और यदि नहीं दे रहा फिक्स तो एवरेज निकलेगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, इसमें एन फैक्टर निकालो। 14 HCl, ठीक है, कन्वर्ट होता है लेट से 3 HCl, या ऐसा करते हैं 4 HCl में प्लस 5 Cl2। इसमें इसका एन फैक्टर निकालो। तो अब ये थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें। मान लो एक ऐसा रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, मान लो कि 14 HCl में से 5 या Cl2 बनता है और 4 HCl बच जाता है। इट इज लेफ्ट इन अनरिएक्टेड फॉर्म। अब इसमें देखो, इसमें तुम और कंफ्यूज हो सकते हो, बट दिस कैन बी अ केस। एवरीबॉडी, क्या आएगा आंसर बताओ? HCl का एन फैक्टर क्या आएगा? अच्छा मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ। क्लास 11th के बच्चे बाजार जाते हैं, ठीक है। क्लास 11th के 40 बच्चे बाजार जाते हैं। हाँ वैभव, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। क्लास 11th के बच्चे, हाँ सरायु, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। क्लास 11th के कुछ बच्चे बाजार जाते हैं,
ठीक है, और उस नहीं रेवती योर आंसर इज इनकरेक्ट। और मान लो 20 बच्चे जाते हैं, ठीक है, और 20 में से 12 बच्चे कुछ ना कुछ खाने का सामान लेते हैं और खाते हैं, बाकी नहीं खाते, राइट। मतलब मान लो 12 बच्चे समोसा खाते हैं 20 में से, और बाकी 6 नहीं खाते हैं, तो एवरेज क्या बताएं कि एवरेज एक बच्चा उस क्लास का कितने समोसे खाता है। 20 बच्चे गए, उसमें से 12 ने खाया, 8 ने नहीं खाया सपोज, तो एवरेज क्या बताओगे, एवरेज एक बच्चा उस क्लास का कितना खा रहा है, एक बच्चे के लिए डिफाइन करोगे ना, तो क्या होगा आंसर तुम्हारा। रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। 20 बच्चे जाते हैं, उसमें से 12 ही खाते हैं और एक एक खाते हैं, ठीक है, कंसीडर समोसा नॉट इश्यू। तो बताओ एक बच्चे ने कितने समोसे खाए, एवरीबॉडी टेल मी। 20 गए, उसमें से 12 ही खाते हैं, तो 12/20 इज द आंसर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट। 12/20 यानी कि यू कैन से 6/10 और 3/5। इज दैट क्लियर। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में देखो Cl माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस तो ऑब्वियसली जो भी होगा वो प्रेजेंट होगा ही, तो ये सब तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये -1 से 0 जा रहा है, और कितने एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एवरीबॉडी 10/14 होगा आंसर। हाँ, -1 से 0 जा रहा है, तो कितने एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 10 ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजेशन चेंज कितना हो रहा है, 10, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 0 माइनस -1 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10। तो n फैक्टर क्या आएगा एवरीबॉडी, 10/14, ठीक है। देखो ऐसे रिएक्शंस तुम्हें कम मिलेंगे, बट मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। ऐसे रिएक्शंस तुम्हें कम मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली मिल सकते हैं। तो एन फैक्टर को लेके अभी भी ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं रहना चाहिए, बेसिकली रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। टेन कैसे आया, सिद्धेश तुम यहाँ देखो यार, 14 HCl में से 10 ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो टोटल हम मान के चलते हैं कि 14 में से 10 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10 हो रहा है। 14 मॉलिक्यूल ने 10 ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, तो एक ने 10/14 किया होगा ना, हम तो एक के लिए निकालते हैं, कंसेप्ट इतना ही है। इज दैट क्लियर। अब इसमें कोफिशिएंट कंसिडर करना पड़ेगा कई बार, बट ऐसा नहीं है कि कोफिशिएंट कंसिडर करते हैं या कोफिशिएंट कंसिडर नहीं करते हैं, ये कोई रूल है ही नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि n फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय 1 यूनिट, दैट इज इट। इससे ज्यादा और कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर। भावेश बोल रहा है थोड़े इजी वाले दीजिए। अरे इजी वाले तो हमने इनिशियली कंसिडर कर लिए ना, अब तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़े डिफिकल्ट वाले ही करेंगे ना अब तो। अरे इजी वाले तो हमने कर लिए ना। ओके, अब देखो n फैक्टर, और एक ऐसा, अरे और एक ऐसा, मतलब जैसे ले लो, फिर इसको ले लो, जैसे 4Mn2 plus gets converted into 3Mn2 plus and Mn plus 7, बताओ इसका n फैक्टर क्या है। एवरीबॉडी इसका n फैक्टर क्या है बताओ। 5/4 आएगा ना। इज दैट क्लियर।
ठीक है, ओके, डू यू वांट टू राइट दिस? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं n फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शंस। n फैक्टर हम देखेंगे एसिड बेस रिएक्शंस में या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। अच्छा देखो, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है Na2CO3, ठीक है, प्लस HCl, इट फॉर्म्स। अब इसका n फैक्टर बता सकते हो, Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा? एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ में आया? Na2CO3 जो है वो NaHCO3 बना दिया, तो n फैक्टर बता सकते हो क्या है? देखो इसमें n फैक्टर क्या होगा, ये तुम्हें लगेगा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, बट एक्चुअली में इसमें चार्ज डिस्प्लेस्ड होता है। कितना H प्लस या फिर कोई पर्टिकुलर आयन डिस्प्लेस किया, देखो ना, इसने एक H प्लस ले लिया और एक Na प्लस रिलीज भी कर दिया, तो इसका n फैक्टर 1 बता सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, n फैक्टर का मतलब होता है चार्ज डिस्प्लेस्ड। अरे चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है ना यहाँ पे, या फिर मतलब एक Na प्लस इसने रिलीज कर दिया और एक H प्लस ले लिया, तो एक यूनिट चार्ज +1 चार्ज तो डिस्प्लेस कर ही रहा है, तो +1 चार्ज एक्चुअली प्लस एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगा। इज दैट क्लियर? आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। जैसे NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बनाता है, तो तुम इसका n फैक्टर 1 बताओगे ना, और इसका भी n फैक्टर 1 बताओगे। तुम्हें क्या लग रहा है क्यों n फैक्टर 1 बता रहे हो, बताओ? क्योंकि ये OH माइनस की जगह पे Cl माइनस ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो एक यूनिट चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। अरे हमने सीखा था ना, एसिड बेस और सॉल्ट के लिए चार्जेस ही होते हैं। एसिड जितना H प्लस रिलीज करता है वो उसका उतना n फैक्टर हो जाता है, बेस जितना OH माइनस रिलीज करता है तो OH माइनस रिलीज करके कुछ तो दूसरा आयन लेता होगा ना। अरे एक्सचेंज समझते हो? एक्सचेंज जैसे HCl पानी में जा करके H प्लस रिलीज कर देता है और Cl माइनस बन जाता है, तो ये एक्सचेंज कर रहा है ना। आयंस कितने एक्सचेंज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? आयंस एक्सचेंज लिख सकते हो। आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट रिएक्शन वंस अगेन, डोंट वरी। तो बेसिकली जब तुम्हारे पास इस तरह के रिएक्शंस हैं तो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो कितने आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं वही n फैक्टर है। जैसे एसिड के लिए हमने डिफाइन किया था बेसिसिटी, बेस के लिए हमने डिफाइन किया था एसिडिटी, और सॉल्ट के लिए हमने डिफाइन किया था कि चार्जेस। तो बेसिकली एसिड बेस और सॉल्ट जब मतलब इस तरह के रिएक्शंस करेंगे तो उनका n फैक्टर हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि कितने चार्जेस वो डिस्प्लेस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वाला रिएक्शन क्लियर है ना everybody? Is this reaction clear? Okay, now coming to this reaction, let us talk about this reaction, that is Na2CO3 plus HCl। तो देखो यहाँ पे 2 Na प्लस है और यहाँ पे अब एक Na प्लस है, तो इसने कितना चार्ज डिस्प्लेस किया, एक Na प्लस को भगाया और एक H प्लस को लेके आया। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसका n फैक्टर? एवरीबॉडी इसका क्या होगा n फैक्टर? 1 होगा, और इसका भी n फैक्टर 1 होगा ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो प्लीज राइट इट डाउन। Written everyone? ओके, तो देखो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा क्या है,
एन फैक्टर का मतलब है कितना चार्ज, अरे जैसे एसिड बेस सॉल्ट के लिए हमने चार्जेस डिफाइन किए थे ना एन फैक्टर, याद आ रहा है, भूल गए एवरीबॉडी? एसिड बेस और सॉल्ट के लिए हमने चार्जेस डिफाइन किए थे ना एन फैक्टर। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन में हम कैसे डिफाइन करेंगे एन फैक्टर, कितना यूनिट चार्ज डिस्प्लेस होता है? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? How much unit charge is getting displaced, that is how we define it. Can we proceed? Okay. अच्छा, I'll give you more examples. जैसे मान लो तुम्हारे पास Na2CO3 है, वो रिएक्ट करता है 2HCl के साथ and it forms H2CO3 plus 2NaCl. तो अब जरा बताओ इसका n फैक्टर क्या हुआ, पहले ये बताओ फिर इसका बताना। Na2CO3 का क्या है 2 और इसका 1। अभी भी कंफ्यूज हो? श्रेयस तुम्हें क्लियर है? नहीं क्लियर है, ओके। ओके, बाकी लोग बताइए। सरायु, राज, वेरी गुड, भावेश, यहाँ करेक्ट। ओके फाइन। इसमें कितने लोगों को डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड? ओके, अच्छा जरा देखो, हमने सीखा है कि चार्जेस कितने डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है? तो CO3 2 माइनस के साथ 2 Na प्लस थे पहले, राइट? अब CO3 2 माइनस के साथ 2 H प्लस है, तो इसने कितना यूनिट में लगता है चार्ज डिस्प्लेस किया? एक यूनिट ने कितना यूनिट चार्ज डिस्प्लेस किया? तुम्हें नहीं लगता है 2 किया है? +2 चार्ज डिस्प्लेस हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें? एवरीबॉडी, 2 Na प्लस की जगह पे 2 Cl 2 H प्लस आ गए, तो तुम्हें नहीं लगता कि +2 चार्ज डिस्प्लेस हुआ है? इज दैट क्लियर? तो n फैक्टर 2 होगा या नहीं होगा? 2 Na प्लस की जगह पे 2 H प्लस किया, सो n फैक्टर 2 हुआ ना, टोटल +2 चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। अरे हाँ या ना, ये तो बताओ श्रेयस, इज दैट क्लियर? ओके, तो HCl के लिए तो 1 ही होगा ना, क्योंकि H प्लस की जगह पे इसके पास H प्लस Cl माइनस था, अब Na प्लस Cl माइनस है, तो एक ही यूनिट चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, इसीलिए रीजन यही है। Write down everyone. Written everyone? ओके, तो अब बताओ इसमें क्या आएगा? Na3PO4 reacts with, let's say, 3HCl and forms H3PO4 plus 3NaCl. अब बताओ n फैक्टर क्या आएगा इसका और इसका? Let's say this is A and this is B. तो A के लिए क्या आएगा, B के लिए क्या आएगा? 3 and 1. सही है, वेरी गुड। ये तो आसान है ना? ओके,
इसका हाँ ठीक है, आई गिव यू। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता MgSO4 and let's say it is reacting with HCl and it is forming MgCl2 plus let's say H2SO4, तो इसका इन फैक्टर क्या होता है FAT? बताओ, 2 और 1 होता और क्या? क्या मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना ये तो। राइट डाउन देन। अरे यहाँ पे पहले MgSO4 था, यानी Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, अब आ गया 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो सिद्धेश देखो ना कितना यूनिट चार्ज बदल रहा है, +2 चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, +2 चार्ज में परिवर्तन आ रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ ना, तो बोलो यार। तो इसीलिए एन फैक्टर हमने 2 बता दिया। इतना सर पीटने, अरे एन फैक्टर बहुत आसान चीज है, इतना सर पीटने वाला चीज है ही नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन में होता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और इस तरह के रिएक्शंस में होता है कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ। अब इसको तुम बहुत बड़ा पहाड़ मान लोगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। HCl का 1 होगा, इतना ही कंसेप्ट है, चार्ज डिस्प्लेस कितना हो रहा है और उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, हर जगह एक यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं। अब उसके लिए यदि एवरेज निकालने की जरूरत पड़ जाए तो एवरेज निकाल लो, सिंपल सीधे सीधा सा दिख जाए तो सीधा सा निकाल लो। ऐसा कोई रूल होता नहीं है कि कोफिशिएंट देखेंगे या नहीं देखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं। तुम्हारे बुक्स में कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बट उसका कोई मतलब है नहीं, करना तो हमें यही है ना। कुछ कुछ रूल्स तुम्हारे बुक में लिखे हैं कि एवरेज ऐसे निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, बट उसको रटने का कोई फायदा है नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये बता दो NaOH plus H2SO4 gives NaHSO4 plus H2। अब बताओ तो इसका एन फैक्टर क्या है H2O का, H2SO4। एवरीबॉडी, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? And what is n factor of NaOH? This is 1 and this is again 1, right? H2SO4 का n फैक्टर यहाँ पे तो 1 ही है। एवरीबॉडी, किसको लगता है H2SO4 का n फैक्टर 2 है यहाँ पे? श्रेयस बड़ा परेशान है, तो इसको ये बात चमक ही नहीं रही। अच्छा, कितने बच्चों को ये बात नहीं चमकी कि 1 1 कैसे लिख दिया? एवरीबॉडी, अरे H2SO4 ने अपने दोनों H प्लस दिए हैं क्या? यहाँ पे एसिड के लिए तो यही होता है ना, कितना H प्लस देता है ये, इसने हमने दोनों H प्लस दिए हैं क्या? एवरीबॉडी, इसने अपने दोनों H प्लस दिए क्या? कितने H प्लस दिए? तो n फैक्टर एक ही होगा ना, एक ही H प्लस दिया है तो। या फिर तुम ऐसे भी देखो, 2H प्लस था, 2SO4 माइनस था, अब अभी Na प्लस और H प्लस है और SO4 2 माइनस है, तो जरा समझो कितना H प्लस दे रहा है भाई, क्या डिस्प्लेस हो रहा है? एक H प्लस तो वैसा ही है, एक ही चार्ज रिप्लेस हो रहा है ना, तो n फैक्टर कितना बताऊंगा यहाँ पे? तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता मेरे से? ऐसा कोई है? चलो ठीक है फिर, मान लो तुमने रिएक्शन कराया H3PO4 के साथ
श्रेयस तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, बट यार ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। ये बताओ क्या आएगा इसमें, ये वाला बताओ, इसमें क्या आएगा इसका, H3PO4 का 2 और ये 1 ना। ओके अच्छा देखो अभी 2 रिएक्शंस और हैं, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी रिटर्न। अभी हमें 2 केसेस और करने हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं n फैक्टर कैलकुलेशन इन कहां पे, एक बचा है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में हमें निकालना है, ये भी अलग स्पेशल केस होता है, ठीक है, ये आपके बुक में तो नहीं दिया होगा। दूसरा है आपका क्या, हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है एवरीबॉडी, ये तुम्हें नहीं लगता है रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ स्पेशल केसेस थे? एवरीबॉडी तुम्हें नहीं लगता है रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ स्पेशल केसेस थे? तो ये कुछ स्पेशल केसेस में स्पेशल तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट होता है, ठीक है, एंड वी विल सी दैट। सो कैन वी स्टार्ट? देखो रूल्स अभी भी वही हैं, रूल्स क्या है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो एन फैक्टर के जितने तरीके मैंने बताए ना उसको तुमको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रूल्स नए कहीं नहीं आएंगे। लेट अस स्टार्ट विद रूल्स अभी भी वही हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अरे अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, व्हाट इज लैग, आई वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, everybody was just writing in the process, I was not speaking, am I audible? Everybody was not speaking, am I audible? मैं उस वक्त बोल नहीं रहा था, I was just writing। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में हमें एन फैक्टर निकालना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है NH4NO3, इसको तुमने हीट किया, ये -3 में है और ये +5 में है, इसने दे दिया N2O, ठीक है, और प्लस तुम्हें दे दिया 2H2O। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इज इट इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन? ओके अच्छा मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तो आई लीव यू एट 9:50, ठीक है ना, 9:50 पे छोड़ दूंगा, चलेगा? बिकॉज आई स्टार्टेड लिटिल लेट, और शुड आई लीव यू नाउ, व्हाट वुड यू सजेस्ट? 9:50 तक चलेगा ना? अच्छा ठीक है, लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन देन वी लीव यू, फाइन। इंट्रामोलिकुलर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये -3 + 5 है, ये -3 + 5 है, तो तुम इसका एन फैक्टर निकाल सकते हो क्या? ये तुम्हें कुछ अलग केस लग रहा है क्या? Everybody, do you find it to be a completely different case or you can do it now? अरे ये अलग लग रहा है कि ये हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें? Everybody, कोई बताओ इसका आंसर। प्रथमेश, टेल मी द आंसर। कुछ अलग केस है क्या? इसका एन फैक्टर निकालना है NH4NO3 का इस केस में, और इसका भी एन फैक्टर निकालना है इस केस में। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है दोनों रिएक्शंस में, ठीक है। क्या है एन फैक्टर, कुछ आइडिया लग रहा है? एवरीबॉडी,
n फैक्टर सरायु इज सेइंग 0 आ रहा है. ओके, रेवती इज सेइंग 2. ओके, 4 आएगा. श्रेयस, यू हैव आंसर्ड करेक्टली, इट इज 4. अरे इसमें -3 से +1, यानी नाइट्रोजन ने इसने 5 इलेक्ट्रॉन से, मतलब -3 से +1 गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना. 4 दे रहा है, 4 ले रहा है, तो ट्रांसफर कितना कर रहा है एवरीबॉडी? 4 ले रहा है और 4 दे रहा है. अच्छा मान लो, एक बात बताओ, मान लो तुम दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो तुमने 100 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए दुकानदार को दिया, ठीक है. 100 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए का सामान तुमने उसको, 100 रुपए का सामान खरीद के 100 रुपए दे दिया, तो नेट तो कोई किसी पे नहीं छोड़ रहा है ना. मतलब जितने का सामान वो तुम्हें दे रहा है उसके बदले उतने पैसे ले रहा है. समझ में आ रही बात? तो उसमें तुम क्या बोलोगे, क्या कि नेट ट्रांजेक्शन 0? तुम बोलोगे +100 और -100 हो गया. तुमने 100 रुपया उसको दिया, 100 रुपया तुम्हारे पास से निकला और 100 रुपए का सामान तुमने ले लिया, तो -100 पैसा तुमने दिया उसको और 100 रुपए का सामान ले लिया. तो तुम क्या बोलोगे, तो कितने का ट्रांजेक्शन किया तुमने? तुम बोलोगे 0 ट्रांजेक्शन किया क्या? अरे ऑब्वियसली 100 रुपए दे रहे हो तो 100 रुपए का सामान भी तो ले रहे हो, तो नेट तुम ऑब्वियसली 0 कर रहे हो ना. पैसे उसको दे रहे हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हो तुम. तो उसके ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो 100 रुपया देकर उसको. Are you doing him any favor? Everybody. So in that case, net transaction वहां पे 100 रुपीज का बताओगे ना. तो उस केस में यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो ट्रांसफर तो 4 ही कर रहा है ना. इज दैट क्लियर? ट्रांसफर 4 कर रहा है. इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे तुम इसको सेपरेटली लिखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ्स के फॉर्म में, तो 4 आएगा. तो रिडॉक्स रिएक्शन में 4 बैलेंस करोगे. यदि तुम इसको अलग अलग लिखते हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड याद आ रहा है, अलग अलग लिखते हो तो तुम्हें 4 मिलेंगे देखने को. इसमें कितने आएंगे दूसरे वाले में? दूसरे में सिर्फ 3. कोई दिक्कत है? तो देखो एक केस बचा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये कर ले या नेक्स्ट क्लास में? ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने किया क्या. ठीक है गाइस, लेट अस टेक अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे. ठीक है ना? फर्स्ट यू राइट इट डाउन, देन विल टेक रिवीजन. तो देखो एन फैक्टर निकालने में हमने सीखा क्या है, ये लिख लिया सब? हाँ, अनम्यूट करो, यू कैन अनम्यूट. अभी तो होमवर्क कुछ नहीं बन पाएगा इसमें से, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बुकलेट में. सर हाँ, will the gain and loss always be equal? गेन और लॉस हमेशा ऐसे, देखो गेन और लॉस हमेशा बराबर ही जैसे होता है इधर ना. -3 + 3 का गेन लॉस. गेन और लॉस हमेशा बराबर होगा. Okay, जैसे sir. रेडॉक्स रिएक्शन में हमने सीखा है, जितना गेन हो रहा है उतना लॉस भी होना चाहिए ना. बैलेंस तो रहता ही है. इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में उल्टी Okay, चीजें sir. और आसान है. समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि जितना गेन है उतना ही लॉस और सेम हाँ, sir. मॉलिक्यूल में. ऐसे 2 अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में देखते थे, उसको बैलेंस करना पड़ता था. यहाँ तो चीजें और आसान है, सेम ही रिएक्टेंट में. हाँ सर. ठीक है. भावेश इज सेइंग इसके कैलकुलेशन. भावेश इजी है यार. +3 से सपोज 0 में गया तो चेंज कितने का है? 3 का है ना. +3 से 0 में गया तो चेंज तो 3 का आया. ठीक है भावेश? ओके, देखो मैं रिवाइज करवा देता हूं. देखो जनरल रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स. यही है ना एवरीबॉडी? और कोई रूल हमने सीखा है क्या एवरीबॉडी? और कोई रूल हमने सीखा है बताओ? हैव यू स्टडीड एनी अदर रूल? नो. अब मान लो मल्टीपल हो जाते हैं तो क्या होगा?
नेट चेंज और इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, इसका क्या, इसका एवरेज, राइट, इसका एवरेज कर लेंगे, इसका एवरेज लेंगे, राइट। कैसे केसेस में, इस तरह के केसेस याद आ रहे हैं, 3Mn2 plus is giving let's say Mn plus 7 and let's say Mn plus 5, ठीक है एवरीबॉडी। तो ऐसे केसेस में एवरेज निकाल देंगे, और तो कुछ रूल है ही नहीं ना। और इंट्रामोलिकुलर वाला जो केस हमने देखा है एवरीबॉडी, इंट्रामोलिकुलर तो इसी केस में आ जाएगा ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास NH4NO2 था, ठीक है, NO2 माइनस, और ये 1/2 N2 दे रहा है, 1/2 N2 दे रहा है, इस तरह से तुम लिख दोगे। तो ये देखो ना, ये आ रहा है +3 से 0, ये आ रहा है -3 से 0, तो इसमें तो चेंज देखो कितने का आ रहा है, चेंज तो इसमें 3 का ही आ रहा है ना। तो ओवरऑल NH4NO2 का n फैक्टर तो 3 है, ये तो और आसान है इनफैक्ट इंट्रामोलिकुलर के केस में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो देखो हमने बहुत ज्यादा, तुम्हें लगता हो कि रूल्स, हमने बहुत ज्यादा रूल्स पढ़े हैं क्या एवरीबॉडी? हैव यू स्टडीड मल्टीपल रूल्स? कोई खास रूल तो है ही नहीं इसमें ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की चीज है, ज्यादा रूल्स तो है ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फाइन। अब हमने जो एसिड बेस के रिएक्शंस में किया है, सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिड बेस रिएक्शंस, तो एसिड बेस रिएक्शंस में क्या होता है बताओ? एसिड बेस रिएक्शंस में, Siddesh wants me to scroll up. Write down Siddesh. Written Siddesh? Okay. Now, if I have to talk about acid-base reactions, तो बताओ acid-base reactions में क्या होता है? Everybody, what happens in acid-base reactions? जो भी net charge displaced है, everybody, जो भी net charge displaced है, that is your n factor. तो देखो रूल्स हमने चेंज नहीं किए हैं, शुरू से एंड तक रूल्स तो सेम ही है ना। एसिड बेस और सॉल्ट के लिए चार्ज ही रखा है, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ही रखा है, और हमने यही डिफाइन किया है कि एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं या फिर कितने चार्ज डिस्प्लेस होते हैं। कंसेप्ट बस इतना ही है। आपको हो सकता है प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही होगी, क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे होंगे, दैट इज पॉसिबल, ठीक है, वो हो सकता है कि दिक्कत आती है नॉर्मली इसमें बच्चों को, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो बताओ आज की क्लास में, या फिर हम डिस्प्रपोर्शनेशन कर ले कवर, लास्ट बचा था एक केस एन फैक्टर का, किधर से करें प्रैक्टिस? यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ये एनमस्ती से कर सकते हो, ठीक है। एन फैक्टर के ऊपर लेकिन प्रैक्टिस करना है तुम्हें, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ओके, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। जेडीली में नहीं है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री जेडीली में नहीं रहती।